और क्या हाल है? अच्छे हो? हमने लास्ट क्या पढ़ लिया था? दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो फर्स्ट ऑर्डर का और एक गैसियस इक्वेशन का। न्यूमेरिकल उनके सोल्व कर लिए थे, डेरिवेशन पहले हो चुकी थी और आरएनएस इक्वेशन हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद आगे आज पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, देखो कोलिजन थ्योरी को यदि हम हिंदी में लेके चले तो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि हिंदी इसका नाम पता हो जाए कोलिजन का है क्या, कोलिजन है क्या, तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। कोलिजन को हिंदी में कहते हैं टक्कर। क्या कहते हैं? टक्कर। तो यहाँ से टक्कर सिद्धांत है हमारा। और टक्कर जो सिद्धांत होता है यह किसने दिया था, किसके द्वारा दी गई थी कोलिजन थ्योरी? राउटर्ज व लुईस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? राउटर्ज व लुईस के द्वारा दी गई थी। 1916 में से 18 के बीच में दी थी। अब यहाँ पे बात करें कोलिजन थ्योरी, यहाँ टक्कर सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। कोलिजन थ्योरी होती क्या है? तो एक होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, में पहले आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी, ये जो कोलिजन होगा ये मोस्टली गैसियस में होगा, सबसे ज्यादा गैसियस स्टेज में होते हैं, गैसों में होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कह दें, सेकंड पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन ए पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है? एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखें, हमारे पास मान लो इस कंटेनर के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, इस कंटेनर में कोई भी सब्सटेंस है। अब इस कंटेनर में जो भी सब्सटेंस है ये आपस में क्या करें? टक्कर करें या कोलिजन करें। तो एक सेकंड में कितनी कोलिजन होंगी? एक सेकंड में कितने कोलिजन हो जाएंगे, वही क्या कहलाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये चीज आपको आगे समझ में। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितनी कोलिजन हो रही है, नंबर ऑफ कोलिजन, तो वो क्या कहलाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गैस के अंदर, गैस में एक सेकंड में अबाउट कितने कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी? 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन होंगे। कितने होंगे? 10⁻25 टू 28 कोलिजन होंगे। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गैसेस जो होते हैं, गैसियस पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो एक सेकंड में वहां पे कितने कोलिजन हो सकते हैं? तो ये हमें आंसर यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद आगे बात करें, ये डिपेंड किस पे करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड किस पे करेगा? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो एनर्जी बैरर पे, किस पे? एनर्जी बैरर पे, और दूसरा ओरिएंटेशन बैरर पे। ये दो पॉइंट हैं, इनके ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड होता है। अब एनर्जी बैरर क्या होता है और ओरिएंटेशन बैरर क्या होता है? जो एनर्जी बैरर है, एनर्जी एक एक्टिवेशन एनर्जी आता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसकी चर्चा हमने एक बार पहले की थी, कि हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है?
हमारे पास एक ए से बी का फॉर्मेशन होना है। किसका फॉर्मेशन होना है? ए से बी का फॉर्मेशन होना है। किसका फॉर्मेशन होना है? ए से बी का फॉर्मेशन। ए से बी का फॉर्मेशन कब होगा? जब इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो, किसके पास? रिएक्टेंट के पास, ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। किसको क्रॉस कर जाए? एनर्जी बैरियर को। तो ही ये बी का फॉर्मेशन कर पाएगा, तो ही ये बी का फॉर्मेशन कर पाएगा। यदि बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा तो ये बी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब ये एनर्जी बैरियर का रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी से डायरेक्टली हो गया कि जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास, ए के पास नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास नहीं होगी, तो ये बी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास एक ग्राफ से देखते हैं इसको कि ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये क्या हो गया? एनर्जी बैरियर हो गया कि इसके पास इतनी एनर्जी होनी जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक इतनी एनर्जी इसके पास यदि है तो ही बी का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो हमें इसको ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दे, या इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी अपने आप यदि जनरेट कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप एनर्जी जनरेट कर ले, नहीं, इसको हम कुछ एनर्जी देंगे, हो सकता है उसके बाद ही अपने आप एनर्जी को क्या करने लग जाए? रिलीज करने लग जाए, रूम टेम्परेचर पे होने लग जाती है रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें कि किसी मॉलिक्यूल के पास यहाँ से, जो यहाँ पे ये हमने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट रखा था, यहाँ से और यहाँ तक की यदि एनर्जी है, यदि इसके पास इतनी एनर्जी है, कम या ज्यादा हो जाएगी, जरूरी नहीं इतनी हो, कुछ कम या ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट होते हैं, तो ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है? ई, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये बात आगे समझने की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी है, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि वही डेफिनेशन वही आ जाएगी कि कोई भी यदि रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट यदि एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, कहां से? यहां से और यहां तक, यदि इस एनर्जी को, एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए एनर्जी है, तो वही कौन सी एनर्जी कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी हो जाएगी? रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी, और ये रिएक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। ध्यान रखना, ये किसके लिए होगी? रिएक्शन के लिए, और ये किसके लिए होगी? रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी जो क्या कर रहे हैं? एनर्जी बैरियर को पार कर रहे हैं। रिएक्शन की मिनिमम एनर्जी जो एनर्जी बैरियर को पार कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दोनों पॉइंट हो गए आपके, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी और एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी होती, जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अब बात करें यहाँ पे, जब तक इन मॉलिक्यूल्स के पास, जब तक इन मॉलिक्यूल्स के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी, तब तक ये ए से बी का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात थी एनर्जी बैरियर। अब आगे पॉइंट है दूसरा बैरियर। कौन सा बैरियर है? ओरिएंटेशन बैरियर। इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, कि इतनी एनर्जी है कि वो क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं बनता। समझ में आ गया? तो वहां पे आ जाती है ओरिएंटेशन बैरियर। यहाँ पे क्या होगा कि ए प्लस बी यदि ये कोलिजन कर रहे हैं, इनकी कोलिजन
के ऊपर ओरिएंटेशन हो जाता है कि किस प्रकार से कोलिजन कर रहे हैं, ये किस प्रकार से कोलिजन कर रहे हैं, जिसके कारण ये सी का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक है NO2। कौन है? NO2। ये NO2 हो गया। प्लस इसी की यदि हम कोलिजन NO2 के साथ करवाएं तो क्या ये कोलिजन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। N2O4 का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। यदि हम क्या करें, NO2 और NO2 इनका यदि हम कोलिजन करवाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? N2O4 का फॉर्मेशन कर लेता है। अब दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास मान लो एक N+N, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है ये। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इनकी कोलिजन हम करवा रहे हैं, क्या ये N2 का फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्या N2 का फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। दूसरा, यदि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, 3 तो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ हो जाए और इसके 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाए, तो क्या ये कोलिजन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो कब करेगा? अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और N2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये इफेक्टिव कोलिजन भी कहलाता है। तो ये कोलिजन थ्योरी थी, बहुत ही आसान थी। इसको हम हिंदी से लेके याद कर सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टक्कर सिद्धांत कहते हैं। टक्कर कैसे होती है, टक्कर होने के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यदि इसमें अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो।